हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फाइनेंस ज्ञान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाउसिंग लोन के बारे में। अगर आपने किसी बैंक में अपनी हाउसिंग लोन की फ़ाइल लगा रखी है, हाउसिंग लोन प्रपोजल की एप्लीकेशन दी है और बैंक ने आपकी फ़ाइल रिजेक्ट कर दी है, तो आपको ये जानना है दोस्तों किन रीजंस की वजह से आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हुई है। तो ये वीडियो आप प्लीज़ पूरा एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिस वजह से आपकी हाउसिंग लोन की फ़ाइल्स रिजेक्ट हो जाती हैं। अगर आप उनको इम्प्रूव कर लें तो आपकी हाउसिंग लोन की फाइल्स के सैंक्शनिंग के चांसेस 100% बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, ये जानने के लिए वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखें और किसी भी पॉइंट को स्किप ना करें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अब आप हमको फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और फाइनेंस से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमको सीधे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी हाउसिंग लोन का, जब प्रपोजल आप लेके जाते हैं बैंक के पास, तो बैंक सबसे पहले आपका सिबिल चेक करता है, यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड में जो आपकी दोस्तों सिविल स्कोर है वो चेक करता है। तो आपने ये देखना है कि आपका सिविल बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। अब ये जानने के लिए अब सबके मन में ये रहता है कि कितनी सिविल स्कोर होनी चाहिए अगर आपको बैंक ने आपकी फ़ाइल को सैंक्शन करना है। तो उस केस में मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अगर आपका लोन प्रपोजल बैंक कंसिडर करेगा तो वो कितने सिविल स्कोर में करेगा, ये हम देख लेते हैं। दोस्तों, सिविल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है वो सिविल मेंटेन करके रखता है। बैंक से ही डाटा उठाता है और सभी बैंकों से डाटा उठा के सिविल एक जगह कंपाइल करता है और आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसको मेंटेन करके रखता है। सिविल एक दोस्तों क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी है। तो बैंक आज के टाइम पे अगर हाउसिंग लोन आपने लेना है तो मिनिमम जो सिविल स्कोर रिक्वायरमेंट है बैंक के लिए वो है दोस्तों 650, 650 कम से कम आपका जो मिनिमम स्कोर है वो 650 प्लस होना चाहिए। वैसे जो सिविल की जो स्कोरिंग होती है दोस्तों 300 से लेकर 900 स्कोरिंग होती है। 300 बहुत लोअर साइड पे है और 900 हाईएस्ट साइड पे। तो जो मिनिमम स्कोरिंग रिक्वायरमेंट है वो है 600, जो मिनिमम प्रपोजल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर 650 से आपका सिविल स्कोर नीचे है तो आपके लोन के सैंक्शनिंग के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा कि कैसे आप अपना सिविल का स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपकी सिविल डाउन है और आप चाहते हैं लोन लेना, तो आपकी सिविल कैसे इम्प्रूव हो सकती है, आप कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो में बने रहें। देखिए दोस्तों, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है सिविल की वो 600 है। 600 से नीचे अगर आपकी सिविल है तो आपके लोन के सैंक्शनिंग के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। कम क्या, लोन रिजेक्ट ही हो जाता है, बैंक आपकी फ़ाइल आगे कंसिडर करेगा ही नहीं। सिविल के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों वो आता है आपका इनकम। आपकी इनकम क्या है, आपका जो इनकम का क्राइटेरिया है वो क्या है, आपकी जो सोर्सेज ऑफ अर्निंग है, आप पैसा कमाते कहाँ से हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल आपने लोन रिपे करना है। बैंक ये देखता है कि आपकी रिपेइंग कैपेसिटी क्या है। तो उसके लिए हम देखते हैं, देखिए इनकम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इनकम दो पार्ट्स में डिवाइड करी है, एक है आपकी दोस्तों सैलरीड के लिए और एक है नॉन सैलरीड। सैलरीड में हर वो आदमी आता है जो सैलरी पर काम करता है, जो नौकरी कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, जो भी सैलरी पे काम करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों आपका नॉन सैलरीड, यानी जो बिज़नेस करते हैं या जो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना खुद का काम करते हैं, या प्रोफेशनल्स हैं जिनकी सैलरी नहीं आती बट अर्निंग के सोर्सेज हैं क्योंकि वो अर्निंग कर रहे हैं। इवन एग्रीकल्चरिस्ट भी इसी में आते हैं, फार्मर्स हैं वो भी इसमें आते हैं। तो हम ये देखेंगे इनकम के लिए हमें क्या क्या चाहिए दोस्तों। यहाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ इनकम जो है हमारी सैलरीड और नॉन सैलरीड में। सैलरीड के केस में अगर आप सैलरीड हैं तो बैंक को आपने क्या देना है, उस केस में फ्रेंड्स आपने बैंक को 3 मंथ्स का लेटेस्ट जो है आपकी 3 to 6 मंथ्स की जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप से बैंक उसकी रिक्वायरमेंट आपसे करता है, बैंक वो आपसे मांगता है। उसके अलावा आपके जो 3 साल के फॉर्म 16 प्लस ITRs, अगर आप ITR भरते हैं तो ये इसकी भी रिक्वायरमेंट करता है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आपने ध्यान देनी है, ये दो चीज़ें सैलरीड के केस में। इन केस ऑफ नॉन सैलरीड उसमें दोस्तों क्या है, 3 साल का आपका रिटर्न ITR फाइल होना मस्ट है। 3 साल की बैंक इनकम टैक्स की रिटर्न्स मांगता है और साथ में उसके साथ बैलेंस शीट या कंप्यूटेशन। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान देंगे, इनकम टैक्स रिटर्न का मैं बता देता हूँ क्या चीज़ है। अगर आप ITR फाइल करते हैं तो उस केस में क्या है, आपकी जो भी ITRs हैं वो एक साथ
फाइल ना हो। ऐसा ना करें आपकी 2 साल की आईटीआर 1 साल में फ़ाइल कर देंगे, एक ही दिन फाइल कर देंगे या कुछ दिन के गैप्स में फ़ाइल कर देंगे, तो वो बैंक कंसिडर नहीं करता है। ये आपने ध्यान देना है। और आपकी जो आईटीआर्स हैं उसमें सडन ग्रोथ ना हो, यानी 25% से ज़्यादा अगर आपकी इनकम में ग्रोथ है पर ईयर, तो वो भी बैंक उसको कंसिडर नहीं करेगा। उसको एवरेज आउट करके ही आपको फाइनेंस देगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। और इसके बाद आते हैं, अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, यानी आपकी एग्रीकल्चर इनकम है फ्रेंड्स, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपने क्या करना है, अपना तहसीलदार से एक सर्टिफिकेट आप इनकम का बना सकते हैं। अगर आप फार्मर हैं तो भी आपको हाउसिंग लोन मिल सकता है। उसके लिए बैंक्स की स्पेशलाइज स्कीम है एज़ पर द गाइडलाइन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई ने स्पेशली फार्मर्स के लिए दोस्तों स्कीम बना रखी है, जिसमें आप, अगर आपकी जॉब नहीं है और क्या बोलते हैं आप फार्मिंग करते हैं, आप क्योंकि फार्मर हैं तो आप रेगुलर आईटीआर तो भरेंगे नहीं, तो उस केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलाइज गाइडलाइंस हैं उन लोगों के लिए, उनको भी लोन मिल सकता है बैंक से। तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, बट लोन अमाउंट का, जो लोन का क्वांटम है वो कम हो सकता है, बट आपको लोन मिलेगा। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, हम उस पर आ जाते हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन और लीगल रिपोर्ट्स। तो ये देखना है आपने प्रॉपर्टी की वैल्यूएशंस और लीगल रिपोर्ट्स क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें देखिए, प्रॉपर्टी जो है दोस्तों, उसकी बैंक एक लीगल रिपोर्ट निकलवाता है, वकील से उसकी सर्च करवाता है। अब उनके लॉयर होते हैं इम्पैनल्ड, उनसे सर्च करवा के, और प्रॉपर्टी में कोई लिटिगेशन तो नहीं है, कोई प्रॉपर्टी ठीक है, क्योंकि बैंक हमेशा जो प्रॉपर्टी आपकी मॉर्टगेज करेगा वो बिल्कुल प्रॉपर और सही प्रॉपर्टीज़ करेगा। इवन अगर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड डाउट है और आपके पास पैसा है हाउसिंग लोन लेने के लिए, खुद भी आपके पास इनकम है, तो भी आप अपना पूरा पैसा ना लगाएं, कुछ पैसा बैंक से ले लें। अगर आपने सपोज 50 लाख का घर लेना है और आपके पास 50 लाख कैश पड़ा है लेने के लिए, तो उस केस में भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप 5-10 लाख का, 15 लाख का लोन बैंक से ले लें, क्योंकि बैंक आपकी पूरी इंक्वायरी करेगा उस प्रॉपर्टी की, पूरी रिपोर्ट्स निकलवाएगा, तो आप भी एक तरह से श्योर हो जाएंगे कि आपका जो लोन है या जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल प्रॉपर है। उसके बाद इसका टेक्निकल वेरिफिकेशन होता है। टेक्निकल वेरिफिकेशन मीन्स ये एक तरह की वैल्यूएशन होती है, जिसमें आपका जो बैंक के इम्पैनल्ड आर्किटेक्ट्स होते हैं वो इसको प्रॉपरली चेक करते हैं कि प्रॉपर्टी, बिल्डिंग कैसी है, उसकी एज क्या है, सारी चीज़ें इसमें दोस्तों कंसिडर होती हैं। एज से लेकर उसकी बिल्ड क्वालिटी से लेकर उसका एरिया, सब चीज़ें उसमें, मेजरमेंट, सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद जो इसके चार्जेस होते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं होते, नॉमिनल चार्जेस हैं, 5 से लेकर 10,000 तक होता है। तो अगर आप 50-60 लाख 70 लाख का इन्वेस्टमेंट करके कोई मकान ले रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि 5 से 10,000 आपके लिए खर्च करना कोई भी बड़ा इशू होगा। आइए दोस्तों अगले पॉइंट में आते हैं हम, सस्टेनेंस। जो बैंक आपकी लोन की एलिजिबिलिटी को कैलकुलेट करता है, बैंक आपकी लोन एलिजिबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। सस्टेनेंस, बैंक इसमें सस्टेनेंस लेवल निकालता है, यानी जो आपकी जीविका, यानी आपको कितना पैसा अपना घर चलाने के लिए चाहिए। सपोज़ आप 100 रुपये कमाते हैं, तो 100 रुपये में से आपको कितने, आपके जो एक्सपेंसेस मीट करने के लिए जो आपको पैसा चाहिए वो कितना है, जो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो भी पैसा बचता है दोस्तों, उससे आप अपनी ईएमआई रिपे कर सकते हैं। तो इसको कैसे निकाला जाता है, इसके पीछे एक सिंपल सा जो बैंक का जो सेइंग है वो ये है दोस्तों, हाउ मच यू कैन एफर्ड टू रिपे। आप कितना एफर्ट कर सकते हैं रिपे करने के लिए। अब इसके लिए ये देखिए, जब आप बैंक के पास गए, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक को सबमिट किए, आपका सिविल स्कोर अच्छा है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशंस अच्छी हैं, उसके लीगल रिपोर्ट्स में कोई कमी नहीं है, सब इसमें ऑल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बैंक आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है, सैलरी स्लिप्स हैं, टैक्स रिटर्न्स है, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, उससे आपकी जो टोटल मंथली इनकम है वो कैलकुलेट करता है। देखिए उसमें आपकी सैलरी इंक्लूड होती है, कोई आपकी इंटरेस्ट इनकम है या रेंटल इनकम है वो भी उसमें इंक्लूड हो जाती है। उसके अलावा कोई और इनकम है, सपोज एग्री इनकम है, एग्रीकल्चर से आती है या कुछ और है, डिविडेंड्स हैं, वो सारी चीज़ें इसमें कैलकुलेट होके ये आपकी टोटल मंथली इनकम आ गई। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स, बैंक एक फार्मूला लगाता है जो आपकी कितनी सेविंग्स है वो डिपेंड करती है वैरायटी ऑफ फैक्टर्स पे, यानी आपका जो इनकम लेवल है, उसके बाद जो आपकी लाइफस्टाइल है, इस पे आपकी डिपेंड करती है सेविंग्स। अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत लेविश है दोस्तों, आप बहुत ही ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद करते हैं, या आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं और चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आपकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो इट मीन्स आपकी लाइफस्टाइल तो अच्छी है, बट आपकी जो सेविंग है वो
कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है। तो बैंक ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता है, देखता है। उसके बाद दोस्तों एक फॉर्मूला लगाते हैं, सीधे सीधे स्टैंडर्ड थंब रूल लगाता है बैंक कि आप कितना पैसा अपनी जो लाइफस्टाइल है या कितना पैसा लाइफस्टाइल वो सब करने के बाद कितना पैसा आप सेव करते हैं। तो बैंक का सीधा कहना है कि आप 30% अपने इनकम का सेव करते हैं। यानी आपकी अगर इनकम 50,000 है तो आप सीधे सीधे उसमें 15,000 आप सेव करते हैं। तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं, सपोज़ आपकी इनकम 50,000 रुपीज़ है, बैंक ने फॉर्मूला लगाया, एज्यूम किया आप 30% सेव कर रहे हैं, तो 15,000 हम ये लगा लेते हैं। इसके बाद देखिए सेविंग्स आपकी पर मंथ कितनी हो जाती हैं, 15,000। सपोज़ कोई आपकी EMI है, आपने गाड़ी का लोन ले रखा है, 2 व्हीलर का लोन है या 4 व्हीलर का है, उसकी आप EMI दे रहे हैं 2,400 रुपये, 2,400। तो आपकी नेट सेविंग्स कितनी हो गई दोस्तों, 15,000 माइनस 2,400 यानी 12,600 रुपये आपकी मंथली सेविंग है। अब जो ये सेविंग है फ्रेंड्स, सेविंग्स से ही आप EMI अपनी रिपे करेंगे, क्योंकि अगर आपकी 50K सैलरी है, उसमें से बैंक ने एज्यूम किया आपने 15K आप सेव करते हैं, उसमें से भी आप 2,400 माइनस कर दिए हमने, और जो बाकी पैसा है आपके वो डे टू डे एक्सपेंसेस में चाहिए। यानी यहाँ पे जो हम मानते हैं लगभग आपको 35,000 आपको डे टू डे एक्सपेंसेस में अपना चाहिए, जो आपको आज के समय में अपने बच्चों की पढ़ाई से लेकर सारे एक्सपेंसेस मीट आउट करने हैं। क्योंकि आपने फाइनली आप ऐसा नहीं अपना घर चलाना बंद कर दें, आप 50 के 50,000 EMI में रिपे कर दें, ऐसा नहीं हो सकता, बैंक ऐसा एज्यूम नहीं करता। सपोज़ ROI हमारा 7.40% है, आपने लोन टेन्योर जो है, लोन आपने कहा मैं 20 साल के लिए लेता हूँ, तो आपने 20 साल के लिए अप्लाई किया। इट डिपेंड्स ऑन एज, आपकी एज क्या है, मैं एक एवरेज उठा रहा हूँ कि 20 साल का आपने हाउसिंग लोन लिया। तो दोस्तों उस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो जो आपकी इनकम के बेसिस पे जो आपकी सेविंग बच के आ रही है 12,600, उसके बेस पे जो आपका जो लोन बनेगा दोस्तों वो बनेगा 15,76,000 यानी 15.76 लैक्स आपका लोन बनेगा 12,600 की EMI पे मंथली। तो आपने दोस्तों ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जो बैंक फॉलो करता है आपकी होम लोन की एलिजिबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो आपने देखा दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि हाउसिंग लोन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कि आप कैसे उसको अपना खुद का असेसमेंट करके बैंक के पास जाके तो आप इजीली हाउसिंग लोन ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, अगर सपोज़ आपकी सिविल ख़राब है, सपोज़ आपकी सिविल ठीक नहीं है, तो उस केस में आप क्या करेंगे अपनी सिविल को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसमें दोस्तों एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस है सिविल का, आपको बता दूं एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस है सिविल का। इससे आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए, अगर आपको सिविल से कोई डिस्प्यूट है, यानी आपकी सिविल ठीक नहीं है, एनी नंबर ऑफ रीज़न, कोई भी रीज़न हो, तो आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं सिविल में अपना डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। और उसका एक टर्न अराउंड टाइम है दोस्तों, टैट कहते हैं हम इसको, इसके अंदर सिविल आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके देगा, वो है 30 डेज़। 30 डेज़ के अंदर सिविल ने आपकी जो भी प्रॉब्लम है, सिविल को स्कोर को लेकर, या आपने किसी की गारंटी दी है, या आपने विड्रॉ कर ली और आपकी सिविल अभी भी ख़राब है, एनी नंबर ऑफ रीज़न, जो भी आपके रीज़न है, तो आप अपनी सिविल इम्प्रूव कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे फर्दर वीडियो बनाऊं कि कैसे आप अपनी सिविल इम्प्रूव कर सकते हैं, या हाउसिंग लोन से रिलेटेड कोई भी आज आपकी क्वेरीज़ हैं, तो प्लीज़ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे में DM करके मेरे से पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो प्लीज़ मैसेज ज़रूर करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी बिजनेस, फाइनेंस या बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं दोस्तों, तो आप हमको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में फॉलो करके सीधे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं।